नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र के कई वार्ड को एनसीएल द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। एनसीएल के विस्थापन नीति को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। विस्थापितों ने एनसीएल के विरुद्ध बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। विस्थापन के मुद्दे को लेकर ऊर्जा धानी न्यूज के संपादक प्रदीप तिवारी ने पूर्व विधायक सिंगरौली राम लल्लू वैश्य से फेस टू फेस की खास बातचीत की। प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज चैनल। हमारे साथ आज फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं सिंगरौली के पूर्व विधायक राम लल्लू वैश्य जी। राम लल्लू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऊर्जा धानी न्यूज में। राम लल्लू जी, अगर हम बात करें मोरवा विस्थापन का, तो एक बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है। एनसीएल जब इसके पहले कई पत्र जारी किया था जिसमें कुछ पॉजिटिविटी थी, लेकिन आज कुछ ऐसा उसने पत्र जारी किया है जिसमें सरकारी भूमि का उसका कहना है कि न इनको प्लाट मिलेगा, न इनको सॉल्यूशन मिलेगा, घर के जो मुआवजे में होता है। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, एनसीएल द्वारा बड़े पैमाने पर जो सिंगरौली मढ़ौली पजरे चटका का भूमि अधिग्रहण किया गया, उस पर शासकीय हो भूमियों पर भी लोग बना के आबाद हैं और अलग अलग विस्थापन पुनर्वास की नीति अलग नहीं है। जिस तरह से यदि शासकीय भूमि पर बसे हैं, काबिज हैं, जहाँ पुनर्वास विस्थापन करना है तो वहाँ पट्टेदार के समान ही उनको भी वो लागू होगा। जैसे मान लीजिए कि हम पट्टेदार हैं, हम अपने ज़मीन पर मकान बनाए हैं, उसी तरह चाहे शासकीय हो अपना घर बना के जीविकोपार्जन कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, यदि उसका भी अधिग्रहण होता है, पुनर्वास के लिए मापदंड एक ही है। इसलिए ये कहना गलत है कि प्लाट नहीं देंगे, सोल्यूशन नहीं देंगे। ये भाई उसका तो घर भर है ही है, तो उस पर सब लागू होता है। प्लाट भी देना होगा और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ, अभी तक के जो 2013 के पहले भी एनसीएल अधिग्रहण में सब कुछ दिया है, चाहे उस समय 30% सोल्यूशन रहा तो तभी दिया, आज 100% आ गया तो 100% देगा। ये सब कहना गलत है और सिर्फ अपने जनता को सिर्फ दुख देने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, लूटने के लिए। भारत सरकार ऐसा कहीं नहीं कहा, पर यहाँ एक एक अधिकारी एक ऐसे है कि अपने जैन बचाने के लिए सॉलिसिटर जनरल से बात करते हैं, कैसा आप लिख दीजिए तो हम लोगों को एक मौका मिल जाए। अरे कोई वो न्यायालय है क्या? ठीक है, सलाह देते हैं, अनुभव है, अच्छे सॉलिसिटर हैं, पर इनके मन लायक जब होगा उसकी बात मानते हैं। यदि सॉलिसिटर ने लिख दिया कि सही नहीं है, सही है, तो उसको नहीं मानते, फिर दूसरे की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम मैं ही दे रहा हूँ, मेरा एक केस था जिसमें एक आंदोलन के लिए मैंने नोटिस दिया। उसके बाद इन्होंने 13 सितंबर को एक बैठक की आनंद फानन में, तो उसमें ये बिंदु पर कहा कि आपके मुआवजे के लिए हम सॉलिसिटर से बिना पूछे नहीं करेंगे। आज कब महीने हो गए, लगभग 6 महीने होने जा रहा है, इनका सॉलिसिटर का जवाब नहीं आ रहा है। काहे का आएगा, काहे के बनाएंगे? तो इस तरह से ये यहाँ लूटने के लिए अधिकारी बैठे हैं, बड़े बड़े घोटाले करने के लिए बैठे हैं कि जो पैसा देगा उसी काम करेंगे। राम लल्लू जी, सेक्शन 9 के बाद एनसीएल एक पत्र सार्वजनिक किया था जिसमें सरकारी भूमि और पट्टे वाले जो मकान बनाए हैं, पट्टे की भूमि है, उनको जिस तरह से प्लाट वयस्क को 15 लाख या 25 लाख रुपए और सॉल्यूशन, ये मध्य प्रदेश शासन यानी सरकारी भूमि वाले को पट्टे वालों को समान उसमें लिखा हुआ था, बिंदुवार लिखा हुआ था। लेकिन अभी अचानक एनसीएल ने पलटी मारा है और उस बिंदु को ही हटा दिया है। क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि जो इस तरह से हो रहा है? सिर्फ मैं तो यही बताना चाहूँगा कि ये सब भाई ये दलालों का अड्डा बन गया है। आप देख लीजिए, भर्ती में भी पैसा लेके चलता रहा, आज तक एनसीएल का इतिहास नहीं था जो इतिहास से लोग करने जा रहे हैं, और यही 3-4 अधिकारी आके लूट रहे हैं।
रेवेन्यू में बैठे हैं, ये राजस्व का उनको कोई ज्ञान नहीं है माइनिंग के है तो। और इसी तरह के आज बैठक करते हैं। यह सही बात है कि भू अर्जन अधिनियम 2013 आने के बाद इन पर भी लागू हुआ कि 1 सितंबर 2015 से 2013 लागू होगा। ठीक है, जिसमें आपको लगता है तो जनता के बीच में बैठ करके उसका तय करना चाहिए कि हाँ हम इस बिंदु पर अधिनियम में नहीं है तो इस पर क्या करना चाहिए। पुनर्वास के मुद्दे पर बैठ के हल करना चाहिए। बाकी सभी में विलम्ब होने पर ब्याज देने का प्रावधान है। का भी आज आएगा कल आएगा, चिट्ठी आने वाला है तो कहने है, ये लोग देना नहीं चाहते, पब्लिक को चूसते हैं। इसके पहले ये बताएं एनसीएल वाले अधिकारी लोग कि पहले के मकानों में जब देते थे ब्याज तो कैसे देते थे। आज कहते हैं कि 2013 में नहीं है कोई प्रावधान, हमके सब प्रावधान एक्ट में लिखा है, हम तो पढ़े सब। लैंड एंड हाउस बिल्डिंग सभी पर ब्याज दे होगा। और यही फिर नहीं, विलम्ब करने पर 9% 12% की तो वही है, पहले जैसे था 9% एक साल, 15% 2 साल से लगातार जितने दिन तक आप विलम्ब से पेमेंट करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आप ब्याज की बात कर रहे थे पर संपत्ति में जो ब्याज की बात आप कर रहे थे, तो वो केवल पट्टेदारों के लिए है या सरकारी भूमि वालों के लिए भी लागू होता है? देखिए, पट्टेदार तो ज़मीन पर देते ही थे, अभी भी दिए, मढ़ोली में भी दिए ये लोग एनसीएल वालों ने। पर सरकारी खेत में तो ये जमीन का दिए, मकान का दिए ही, वहाँ भी दिए। तो वहाँ जैसे पट्टेदार को नहीं दिए ब्याज, तो ऐसे उनको नहीं दिए। जो दर पट्टे के मकानों पर था वही दर सरकारी ज़मीनों पर भी था। उसका भुगतान अभी 2011 के सेक्शन 9 की अर्जन वाले भूमि अधिग्रहण पर दिए। यानी आप क्या कहना चाहते हैं, जो सरकारी ज़मीन पे मकान बनाया है उसे भी ब्याज मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए, पूरी तरह से मिलना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो रामलालू जी, कई बार आप दिल्ली जाके कोयला मंत्री से मोरवा विस्थापन के विषय में पत्र सौंपे हैं और चर्चा किए हैं, क्या उसमें क्या समझ में आता है, क्या मांगे आपकी थी और क्या पूरी हुई? वो हमने जो लिखा है उस पर ये चर्चा नहीं करते, उसको चुपचाप रखे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि उसका कोई जवाब भी ये नहीं आया। अब अभी फिर से लोकसभा चलने वाला है, अभी फिर जाएंगे और होली के बाद, जहाँ तक मेरा ख्याल है, या पहले भी जा सकते हैं। मंत्री जी से कहेंगे कि भाई मंत्री जी तो ये नहीं कहते ना, मंत्री जी तो ये कहते हैं कि हम जो हमारे नियम कानून कायदे बने हैं उसके अनुसार हम सब देंगे, और कहीं ऐसा आपको लगता है कि नहीं अत्याचार हो रहा है तो उस पर समाधान करेंगे। तो जिस तरह से आप 2 बार गए और कोयला मंत्री से मिले, मांग पत्र अपना उनको दिए, कोयला मंत्रालय की तरफ से आपको कोई जवाब? कोयला मंत्रालय के जवाब ये दिए कि जो भी भूमि का बाजार रेट से बारे में हमने कहा और नौकरी के बारे में कहा मूल रूप से, तो उन्होंने कहा कि इस पर सब विचार होगा, अभी तो पहले आपका अर्जन हो जाए, मुआवजे का वितरण हो जाए, इसके बाद होगा। ये इतना उन्होंने ज़रूर कहा कि हम जितना भी भूमि अधिग्रहण मकान में खर्च आएगा, व्यय आएगा, उतना हम उसको देख के आपका निर्णय फिर करेंगे कि क्या देना चाहिए हमको, जाके हमको नुकसान ना हो न आपको नुकसान हो। ये बात उन्होंने कहा। सिंगरौली विस्थापन को लेकर 2 मंच ऑलरेडी पहले से एक्टिव थे,
सिंगरौली विस्थापन मंच और सिंगरौली पुनर्विस्थापन मंच, दोनों में गुटबाजी नज़र आ रही थी। दोनों में गुटबाजी थी, जिसको देखते हुए कल बस स्टैंड के समीप एक बैठक हुई और उसमें एक और मंच तैयार हो रहा है, सिंगरौली मजदूर विस्थापन संघ। उनका आरोप है कि ये जो दो संगठन है ये सरकारी भूमि वालों की लड़ाई सही तरीके से नहीं लड़ रहा है, सिर्फ पट्टेदारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कितना उचित होगा, क्या कहेंगे इस संबंध में आप? देखिए, सबको मिलकर ये सबके हित के बारे में बात करनी चाहिए। अलग अलग मंच हैं तो ठीक है, पर मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि भाई जब एक मंच बना तो दोबारा मंच बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तीसरे मंच की भी ज़रूरत नहीं है। विस्थापन तो एक होना चाहिए और उसमें सभी बिंदुओं पर और सभी वर्गों पर समाहित बात करनी चाहिए, चाहे वो पट्टेदार की ज़मीन पर हो, चाहे सरकारी ज़मीन पर हो या वन भूमि पर हो। वन भूमि पर भी दिया है कि 6 दिसंबर 2013 के बाद वन भूमि पर भी कोई घर बना के रह रहा है, उसको भी वही सुविधा दी जाएगी। और सरकारी ये तो राजस्व की है, उस पर है ही है, कह लीजिए चाहे यहाँ कह लीजिए कि पट्टेदार के समान ही उनको भी सुविधाएं दी जाएगी, वही माने जाएंगे, उनको वह लागू किए जाएंगे। आपको क्या लगता है, वो एनसीएल का सीएमडी हो, जीएम हो, अन्य रैंक के जो भी अधिकारी हैं, जो गरीब हैं, सरकारी भूमि पर उनके मकान हैं, वही उनके घर में बाई का काम करते हैं, वही नाऊ उनका काम करता है, माने कोई भी कर्मचारी उनके घर वही हैं जो गरीब हैं, जो मुझे लगता है मध्य प्रदेश शासन ने सरकारी भूमि पर ही मकान बना के अपना जीवन यापन करते होंगे। ये अधिकारी जो इस तरह से पलटी मार रहे हैं और बिल्कुल नकार रहे हैं, उनको उजाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, ये कितना न्याय संगत होगा, क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, इनके एक तो एक्ट में जो कोल बेरिंग एरिया ये कुछ सन 1957 का अर्जन करते हैं, और मुआवजे का बात आ जाता है 2013। अब किसके आधार पर भुगतान होगा, ये सब मिला के कहना नहीं चाहिए कि जब यह एक्ट बना तो सब घूम फिर के लोगों को कत्लेआम जनता करना चाहता हूँ। और एनसीएल का अधिकारी अलग देखिए, जिला प्रशासन चाहे वो रेलवे भारत सरकार वो भी है, अर्धन कलेक्टर के थ्रू होता है, शासन के थ्रू। ये कोयला धारित क्षेत्र है, पर कोयला धारित क्षेत्र का उस एक्ट में भी अर्जन करते हैं। जैसे अभी अडानी वगैरह सुलियारी ये प्रोजेक्ट आ गए, बंधा आ गए, ये लार एक्ट के तहत ही अर्जन हो रहा है, कोई सी भी एक्ट से नहीं हो रहा है। क्या कोयला वहाँ नहीं खोदन हो रहा है? ये तो सिर्फ भारत सरकार आम जनता को सिर्फ ठगने के लिए काम कर रही है। इनको तो ये कहना चाहिए कि जनता हमारी है, हमको अधिक से अधिक लाभ दे के इनको दूसरे जगह शिफ्ट करें, पुनर्वास कॉलोनी अच्छी बना के उन्हें दें, जैसा कि इन्होंने पहले वादा किया था भोला सिंह साहब। पर ये लोग चले जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इस तरह से है, जनता को चाहिए कि बिल्कुल नापी न हो, न ज़मीन पर कब्जा करने दें जब तक तय निर्धारित न हो जाए। जैसे आप कह रहे हैं, भोला सिंह जब सीएमडी थे उस समय वो कई वादे किए थे। मुझे लगता है बी साईं राम के आने के बाद भी कई पत्र सार्वजनिक हुए थे जिसमें वो एग्री थे कि वो पट्टेदार को जिस तरह से 15 लाख या 25 लाख वयस्क को देना है, प्लाट का 15 या 25 लाख देना है, सलूसियम 100% देना है। ये बी साईं राम के ज़माने में भी ऐसे पत्र सार्वजनिक हुए थे जिसमें सरकारी भूमि वालों का भी जिक्र था। अचानक एनसीएल ने पलटी मारा और एकदम नकार दिया कि हम सरकारी भूमि वालों को न सलूसियम देंगे। जैसा कि मुझे पता चला है कि यहाँ महाप्रबंधक खनन के रूप में यहाँ भू अर्जन का काम सौंपे थे, खरे साहब थे, जो यहाँ से डायरेक्टर होकर कोल इंडिया गए कलकत्ता। वहाँ के बाद सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त के बाद उनको सलाहकार के रूप में यहाँ नियुक्ति कर लिए इस भू अर्जन पर।
अच्छा, आपको और क्या इस भू अर्जन पर सलाहकार कर दिए, तब उनकी सलाह पर चल रहा है कि कुछ नहीं देना है, कुल मिला के ये कह लीजिए। इसलिए जनता को लूटो मारो गोली चलो, हम लोगों को क्या करना है। ये माननीय वी साईराम जी CMD हैं, मालिक हैं कंपनी के, और सब पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो है नहीं कि बुद्धू हैं। पर ये बड़ी ताजुब लगता है कि इस लोगों को क्या समझाया जाए। सिर्फ यह है कि सिंगरौली के बड़े पैमाने पर व्यवस्थापन कर लिया जाए। यहाँ NCL मुख्यालय और NCL के विभिन्न परियोजनाओं में अच्छे पढ़े लिखे और तमाम अधिकारी वर्तमान में हैं। इनको क्या ज़रूरत पड़ी जो खरे को यहाँ बुलाना पड़ा, जबकि वो अब नौकरी से रिटायर हो चुके हैं? ऐसा क्या उनको आवश्यकता हुई होगी जो खरे को बुलाकर उनसे राय मशविरा करें? उनको ये है कि सिंगरौली में NCL में कितना घोटाला हम लोग कर लें अंदर अंदर, और पब्लिक से लूट लें। इसलिए खरे साहब को बुलाया कि हम बड़े जानकार हैं। बाकी NCL में पढ़े लिखे नहीं कोई है, पहले भी रिटायर हुए हैं, राजस्व के विभाग के अच्छे अनुभवी है लोग, हम लोग तो देख रहे हैं बचपन से यहाँ। पर आज इनको सबको कुछ नहीं दिखता। आप उसी का है ना, भर्ती घोटाला इन नहीं लोगों को अब शुरू हो गया। खरे साहब थे तभी से जमाने से। ज़मीनों का बहुत लोगों को मुआवजा नहीं दिए, घर का नहीं दिए, सर्वे सूची नहीं बन पाई। ये थे तो कौन सा बड़े तारीफ कर लिए। जनता को सिर्फ चूसने के काम के लिए ही आए हैं। और मैं तो एक बात और कहता हूँ कि NCL के अधिकारी खरे साहब हों चाहे राकेश कुमार जी हों, मकानों का जो सेक्शन 9 के बाद मकान बनाए, मान लीजिए, उनको कैसे नापी करा ले रहे हैं। ऊर्जा धानी न्यूज़ के साथ ड्रोन सर्वे में भी कोई कमियां है ऐसा बताते हैं। अच्छा, हाँ, ड्रोन सर्वे में जैसा एक बात निकल के आ रही है कि उड्डयन विभाग से इन परमिशन नहीं लिए थे और ड्रोन सर्वे करवा दिए, जो कि यह नियम विरुद्ध है। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? या तो जब ड्रोन सर्वे ऑलरेडी है, मागे नापा हो गया, चाहे वो शासकीय ज़मीन में हो, चाहे वन भूमि पर हो, चाहे पट्टे की ज़मीन पर हो, सब तरह से हो, किसी भी प्रकार का जिसका पट्टेदार राजी है वो आगे पीछे बनाए हो। पर आपको क्या जाता है, आपको तो लगता है कि NCL को जनता को लूटना है, ये उद्देश्य हमको दिखता है। अच्छा, कुछ लोगों का आरोप है कि ड्रोन सर्वे में भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। NCL के अधिकारी जो नापी में टीम लगी हुई थी वो पैसा लेके और उसमें भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऐसे क्योंकि पैसा तो मैं देखा नहीं कि कौन दिया कौन नहीं दिया, वो बात अलग है, पर ये चर्चा का विषय जरूर है। चाहे वो मुंगेर का मैटर हो, चाहे मढ़ौली वाला रहा हो, इन सब के नए सिरे से खरे साहब के कार्यकाल में ही ये सब हुआ। तो अब इस बात को लेकर CMD साहब ये कहते हैं कि कितने करोड़ रुपया यहाँ जब्त किया गया CBI के द्वारा। तो कहीं न कहीं लाश दिखाने के लिए या प्रॉफिट दिखाने के लिए आप काम क्या कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोल इंडिया हो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कोल हो, कहीं ये ध्यान नहीं देते कि वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है, तब उसका सही न्याय क्या होता। सही न्याय देने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। माननीय मोदी जी के कार्यकाल की बात कर रहे हैं हम, तो मंत्रालय तो उन्हीं के अंदर का है ना। इतने घोटाले CBI ने पकड़ा, ठीक बात है कि चोरी इनका खुलासा हो गया, पर आज तो बड़े पैमाने पर है और आ गए हैं तो कराएंगे, देखते रहिएगा खरे साहब हरे। और CMD साहब अपने को ईमानदार तो बता रहे हैं, अच्छी बता रहे हैं, काम हो रहा है, पर हमको तो नहीं दिखता कि वो जो कह देंगे वो मान लेंगे। तब फिर क्या मतलब आपका रह गया। अरे इतना तो जानते हैं कि किसी का संपत्ति है तो उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, चाहे वो सरकारी में हो चाहे पट्टे में रह के, तो अपना जीव को पार्जन वही कराना है। और एक निर्णय में आया
कि संविधान के अनुच्छेद 300A 300A के अंतर्गत किसी भी संपत्ति का बिना पैसा दिए उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट है, संविधान में है। उस संविधान को भी ये लोग तोड़े जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो मैं बता रहा हूँ, और 2024 का ये फैसला। देखिए, जनता आपको मेयर से लेके 3 बार विधायक बनाई है। वही गरीब जनता आपके लिए हमेशा खड़ी रही है, जो आज रो रही है, बिलख रही है, परेशान है, उसका घर उजड़ने जा रहा है। अब इस जनता के लिए, वो पट्टेदार हो या सरकारी भूमि के लोग हों, उनके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? जो लार एक्ट हो या जो भी एक्ट हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, सही तरीके से एनसीएल से पालन कराया जा सके, आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? मैं तो एनसीएल प्रबंधन को इसी बात को कहूँगा कि जैसे आप सबने पहले करते आए हैं, जो भी परियोजना, चाहे अमलोरी हो, निगाही हो, दूधी चुहा हो, जयंत खड़िया बीना से लेके ब्लॉक बी से लेके, ये 2014 के पहले जो अधिग्रहणों में कंपनसेशन दिए, शासन की नीतियों को पालन किए, उसी तरह आने वाले समय में पूरी तरह से जनता के प्रति जवाबदेही मानते हुए उनके, चाहे वो सरकारी में हो, सबको सुलसियम देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए, ब्याज देना चाहिए। आज विलम्ब आप क्यों कर रहे हैं? हम तो कहते हैं 1 साल के अंदर पेमेंट कर दो, हमको नहीं चाहिए ब्याज। पर जैसे ही 1 साल बीत जाए तो इसे ब्याज बनता है। एक्ट में लिखा है हाउस एंड में बिल्डिंग जो है, लैंड है, इस दोनों पर देना है, पर संपत्तियों पर पूरे पर देना है। ये साफ लिखा है, स्पष्ट भी निर्णय आए हैं, कई सुप्रीम कोर्ट के भी है। जिस तरह से आप कई एक्ट की बात कर रहे हैं, वो लार एक्ट हो या अन्य कोई एक्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कई जजमेंट का भी जिक्र आपके द्वारा किया गया, क्या वजह है कि एनसीएल इसको दरकिनार कर उसको पढ़ना नहीं चाहता, कि जानकारी नहीं है? क्या वजह है कि उसको वो हट? वो सब ये कहते हैं कि भाई जिसने गया था उसके लिए ये फैसला लागू है, सब पर लागू नहीं है। पर सवाल इस बात का है कि एक नज़ीर है ना उसी कानून के तहत, तो संविधान का उन्होंने जो उल्लेख किया वो तो सब पर लागू है कि 300A कोई भी लैंड ओनर के संपत्ति पर बगैर मुआवजा दिए उसको बेदखल नहीं किया जा सकेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें ऊर्जा धानी न्यूज के साथ।